हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं महेश यादव एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 12 इज गोइंग ऑन। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग ऑन, जिसको अपन काफी डिटेल्ड एनालिसिस जिस टॉपिक को दे रहे हैं। पार्ट नंबर 12 इज गोइंग ऑन। होपफुली आप सब लोग घर पर चुस्त दुरुस्त होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार निरंतर स्टडी का आनंद भी ले रहे होंगे। दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं। इसी पार्ट को थोड़ा सा और आगे मैं आप लोगों की ओर बढ़ाता हूं। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जुड़ा करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के बीच में, और एक एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से, एक एक यूनिट को, एक एक पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे इसके 1 and 2 पार्ट्स आर स्टिल टू कम, अभी भी इसके 1 and 2 पार्ट्स आने बाकी हैं, और उसके बाद में एक आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस सेशन। देखते हैं कि उस प्रैक्टिस सेशन में आप कितना क्या अक्वायर कर पाते हैं, कितना क्या स्कोर कर पाते हैं। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, आज हम बात करने वाले हैं अनरियल हाइपोथेटिकल या फिर मित्रों सपोजिशनल कंडीशन। आपकी तरफ पर लिखूं तो काल्पनिक वाक्यों की बात करेंगे मित्रों। आर यू गेटिंग मी? विशेष ध्यान देना है दोस्तों। बात हो रही है अनरियल, हाइपोथेटिकल या सपोजिशनल कंडीशन की बात कर रहा हूं, या सपोजिशनल सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं। ठीक है। कंडीशन, काल्पनिक वाक्य, ऐसे वाक्य जो अनरियलिटी को शो करते हैं, या हाइपोथेटिकल हो या फिर क्या हो बोलो, सपोजिशनल, या फिर आपने देखा है वे तमाम वाक्य जो किसी काल्पनिक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हो हमारे सामने, उन वाक्यों को। दोस्तों, एक बड़ा शानदार वर्ड आप लोगों के सामने आ गया है, और वो है दोस्तों हाइपोथेटिकल। कौन सा वर्ड देखने को मिला आप लोगों को? हाइपोथेटिकल। तो हाइपोथेटिकल का मतलब ही दोस्तों काल्पनिक होता है। ठीक है, हाइपोथेटिकल, काल्पनिक। कोई चीज जो एब्स्ट्रैक्ट होती है, ये रहा दोस्तों, जो रियल नहीं होती, और जो रियल होती है इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों कॉन्क्रीट। याद रखना। तो हाइपोथेटिकल उस सिचुएशन को बोलते हैं जो क्या है बोलो? काल्पनिक है दोस्तों। क्या है बोलो? काल्पनिक है। आर यू गेटिंग मी? तो आप ध्यान देना, सपोजिशनल या अनरियल जो वाक्य होते हैं, ठीक है, इनके अंदर मित्रों वर का यूज होता है। वर इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ वॉच। दोस्तों, इन काल्पनिक वाक्यों में वर का यूज होता है बजाय किसके? वॉच के। इट डजंट मैटर वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। मित्रों, ये कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्ता एक वचन या बहुवचन है। फिर से कह रहा हूं, काल्पनिक वाक्य जितने भी होते हैं उनमें चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, कोई मैटर नहीं करता, वर का ही यूज होगा इंस्टेड ऑफ वॉज, वॉज की बजाय वर का। वरना मैंने आप लोगों को अर्लियर जो क्लासेस थी उनमें क्या बताया था? सिंगुलर सब्जेक्ट होएगा तो सिंगुलर वर्ब आपको मेंशन करना है, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है मित्रों तो प्लूरल वर्ब आप लोगों को मेंशन करना है। बट यहां पर आप लोगों को क्या ध्यान देना है? काल्पनिक, जैसे दोस्तों मैं कुछ बात करूं, इफ की बात करूं, ठीक है, इफ के अलावा आप लोग देखिएगा एज इफ आ गया, एज दो आ गया, ठीक है, आई विश आ गया है। ठीक है मित्रों, इफ, एज इफ, एज दो, आई विश, ओ आ गया है, ओ दैट आ गया है, वुड दैट आ गया है, वुड दैट आ गया है, इफ ओनली आ गया है मित्रों, सपोज आ गया है। इस प्रकार के वर्ड्स ये रहे। इनके बाद दोस्तों सब्जेक्ट आ जाए, और सब्जेक्ट के बाद आपको यदि काल्पनिक वाक्यों में वॉज या वर में से चूज करना हो मित्रों, तो आप ध्यान देना, सब्जेक्ट चाहे किसी भी प्रकार का हो, हमेशा वर का ही यूज करना है। आई विश आ जाए, आई विश के अलावा आप देखेंगे ही विशेज आ जाए, शी विशेज आ जाए, कुछ भी आ जाए दोस्तों, ठीक है, आई या वी विश आ जाए, कुछ भी ध्यान दो, आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज, ऐसे आ जाए। ठीक है, ऐसे वाक्यों में ध्यान देना है मित्रों। ये सभी के सभी क्या है? काल्पनिक वाक्यों की बात कर रहा हूं। काल्पनिक वाक्यों में फिर से ध्यान देना मित्रों, काल्पनिक वाक्यों में किसकी बात हो रही है? फटाफट बोलिएगा। काल्पनिक वाक्यों में
वॉज की बजाय वर का यूज होता है, चाहे कर्ता क्या हो, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे सब्जेक्ट जो है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, ये कोई भी मैटर नहीं करेगा मित्रों, याद रखना दोस्तों। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। काल्पनिक वाक्यों की बात कर रहा हूं मैं। पहला ही सेंटेंस आप लोगों के सामने लेता हूं जो आपने अक्सर कई बार सुना भी होगा, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। तो दोस्तों यहां पर मैंने क्या मेंशन किया? वोज मेंशन किया, जो कतई क्या नहीं है, सही नहीं है। हाँ वैसे सर आई के साथ वो जाता है, बिल्कुल वो जाता है, लेकिन यहां वर क्यों आया? क्यों? क्योंकि यहां पर ये किसका काम कर रहा है? ये एक प्रकार से इमेजिनेशन को शो कर रहा है, कल्पना दर्शा रहा है दोस्तों, रियल नहीं है। ये कह रहा है यदि मैं पक्षी हूं तो उड़ जाऊं। इट मींस आप सिंपली कह सकते हो इट मींस आई एम नॉट अ बर्ड, इट मींस आई एम नॉट ए बर्ड। याद रखना मित्रों, इसका मतलब हो गया मैं पक्षी नहीं हूं। तो इंस्टीड ऑफ वॉज अपन लोगों को क्या करने की जरूरत है? वर करने की जरूरत है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। समझ में आ रहा है मित्रों? इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं पक्षी हूं तो उड़ जाऊं। ऐसा ध्यान मित्रों आप लोगों को अच्छे तरीके से रखना है। आगे लेके चलता हूं आप लोगों को। और सेंटेंस देख लो, ओ दैट आई वर यंग अगेन। मान लीजिएगा कोई बूढ़ा आदमी कह रहा है कि काश मैं फिर से जवान हो जाऊं। ये उसकी क्या है मित्रों? एक्सपेक्टेशन है। एक प्रकार से कहूं कि वो सपोज कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? ऐसे ध्यान देना, आगे देखना। कई बार बोलते हैं इफ शी वर माई वाइफ, इफ शी वर माई वाइफ, यदि वो मेरी पत्नी होए, ठीक है। इफ शी वर माई वाइफ आई वुड मेक हर हैप्पी, तो मैं उसको क्या करूं? खुश रखूं या खुश करूं। ये रहा मित्रों, इट मीन शी इज नॉट माई वाइफ। इफ शी वर माई वाइफ, इफ शी वर माई वाइफ आई वुड मेक हर हैप्पी। आर यू गेटिंग मी? ऐसा ध्यान देना, ठीक है। और देखना दोस्तों, ही ऑर्डर्स मी, वह ऑर्डर देता है मुझे। ही ऑर्डर्स मी, ही ऑर्डर्स मी एज though he were my master। वह ऑर्डर तो मुझे ऐसे देता है मित्रों जैसे कि वह मेरा क्या हो? बोलो, मालिक हो। इट मीन्स ही इज नॉट माई मास्टर। याद रखना है दोस्तों, वह ऑर्डर तो मुझे ऐसे देता है, ठीक है, एज दो ही वर माई मास्टर। समझ में आया मित्रों? विशेष ध्यान आप लोगों को देखना है। इसका मतलब यही निकला है कि वह मेरा मास्टर नहीं है, वह मेरा मालिक नहीं है। आगे चलिए दोस्तों, एक और सेंटेंस आप लोगों के सामने रखता हूं। शी टॉक्स, आगे चलिए जरा, क्या बोला है? शी टॉक्स एज इफ शी वर ए क्वीन, शी वर ए क्वीन। वह बात तो ऐसे करती है जैसे कि कोई महारानी हो, बाकी लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। शी टॉक्स एज इफ शी वर ए क्वीन। तो दोस्तों शी के साथ वॉज आना चाहिए सरकार। यहां पर देखिएगा एज इफ प्लस सब्जेक्ट आ गया है। ऊपर आपने देखा है मित्रों एज दो प्लस सब्जेक्ट आ गया है। तो इधर आपने क्या देखा है दोस्तों? विशेष ध्यान देना, यदि किसी सेंटेंस में इफ, एज इफ, एज दो, वी विश, आई विश, ही विशेस, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली, ठीक है, सपोज, जैसे इस प्रकार के कोई कंजंक्शन या इस प्रकार के कोई भी वर्ड्स आ जाए, उनके बाद सब्जेक्ट आ जाए मित्रों, और सब्जेक्ट के बाद आपको वोज या वर में से फिल करना हो तो आप वर को ही सिलेक्ट करने वाले हैं, चूज करने वाले हैं। वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। ठीक है दोस्तों, आर यू गेटिंग मी? ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। तो पहला रूल फटाक से हो गया है। काल्पनिक वाक्यों में दोस्तों याद रखना, एक छोटा सा पॉइंट और मैं आप लोगों के सामने रखूं, वो क्या है? जितनी भी प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड विशेस हैं, प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड विशेस, प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड विशेस को पास्ट में लिखा जाता है मित्रों। याद रखना भाई, इस बात का विशेष ध्यान देना। वर्तमान की कोई भी अधूरी इच्छा हो, प्रेजेंट की कोई भी अधूरी इच्छा हो, आप उसको पास्ट में लिखना, ठीक है। जैसे आपने एक सेंटेंस बोला, आई विश, काश,
आई वर ए मिलेनियर, काश मैं करोड़पति हूं। इसका मतलब क्या है? मैं हूं तो नहीं ना, ठीक है ना। इट मीन्स आई एम नॉट अ मिलेनियर। इसका सिंपल सा मतलब हो गया मित्रों कि मैं मिलेनियर नहीं हूं। दोस्तों इस बात को विशेष फोकस रखना, इस बात पर और ध्यान देना कि वर्तमान की जितनी भी अधूरी इच्छाएं हैं दोस्तों, उस पर आप क्या लगाने वाले हैं उसके साथ, ठीक है। वर्तमान की अधूरी इच्छाओं को एक्सप्रेस करने के लिए आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे मित्रों। आर यू गेटिंग मी? एनी प्रॉब्लम माय डियर? ठीक है ना। आगे चलिए, इसके अलावा मैं आगे आपको लेके चलता हूं, एक और नए रूल की ओर आगे बढ़ते हैं मित्रों। नो के बारे में बात करते हैं। नो के बाद सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, प्लूरल नाउन भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। आगे अपने को वर्ब लगानी है, वो कैसी लगेगी बोर्ड पर नजरें गड़ाए रखिए मित्रों। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। दोस्तों बार बार कहता हूं, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। दोस्तों मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। बार बार कहता हूं, ट्राई किया करो, प्रैक्टिस किया करो, और करेंगे तो कैसे संभव नहीं हो पाएगा। चीजें फिंगर्स टिप्स पर हो जाएंगी, एक एक चीजें। द वेरी फर्स्ट रूल आज आप लोगों के सामने मित्रों मैंने ये रखा कि यदि काल्पनिक वाक्यों को एक्सप्रेस करना हो, सपोजिशनल सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं, काल्पनिक की बात कर रहा हूं, अनरियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, उनमें हमेशा वर्क का यूज करें। वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, देखना ही नहीं है कर्ता की तरफ, आपको वर ही लगाना है मित्रों। और उसके बाद हम लेकर आए हैं आपको नो की तरफ। तो दोस्तों ये नो किस प्रकार से बिहेव करता है किसी भी सेंटेंस में, आ जाइए जरा इसी के साथ हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों नो के बारे में द वेरी फर्स्ट रूल, नो के साथ यदि मित्रों सिंगुलर नाउन आ रहा है, ठीक है, तो अपने बाद ये सिंगुलर ही वर्ब लेगा। याद रखना मित्रों, यदि नो के साथ आप सिंगुलर नाउन लगा रहे हैं तो आगे आप ध्यान देना सिंगुलर ही वर्ब होगी। आर यू गेटिंग मी? ऐसा आप लोगों को देखना है। जैसे यहां पर आपने सेंटेंस बोल डाला, नो गर्ल of that name has come yet। अभी तक तो उस नाम की कोई लड़की नहीं आई है। नो के साथ मित्रों क्या आया है? गर्ल आया है, सिंगुलर नाउन आ गया है। ऑफ एक प्रेपोजिशन है, ये आपका सेकंड नाउन आ गया। तो मैंने कल बताया था नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस आपका सेकंड नाउन प्लस प्रेपोजिशन आने पर हमेशा पहले ही नाउन के अनुसार आएगा। तो ये इसके अनुसार ये वर्ब फिल हुई है। ठीक है मित्रों, आगे देखिएगा 2 नंबर का रूल क्या कहता है दोस्तों। नो प्लस प्लूरल नाउन, और ये रहा मित्रों प्लूरल वर्ब। ठीक है भाई, याद रखना नो प्लस प्लूरल नाउन। आर यू गेटिंग मी? तो ध्यान देना, जैसे नो स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास attend the seminar। बताइए मित्रों, नो स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, नो आ गया, उसके बाद में आपने देखा है प्लूरल नाउन आ गया मित्रों। तो यहां पर आपको प्लूरल ही वर्ब लगानी है। तो यहां वॉन्ट आना है या वॉन्ट्स आना है, तो आप खुद देखना दोस्तों, वॉन्ट आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो नो के बाद यदि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। नो के बाद मित्रों प्लूरल नाउन है तो आगे प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में और देख लीजिएगा 3 नंबर का जो रूल है अपना वो ये है मित्रों कि नो के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो आगे आप सिंगुलर वर्ब ही लगाने वाले हैं। विशेष फोकस आपको इस रूल पर भी करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने यहां पर ले लिया नो न्यूज इज गुड न्यूज,
ये रहा मित्रों। तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूज वर्ड है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल होने के बाद यहां पर सिंगुलर वर्ब आया है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। उसी के अलावा आपने और बता दिया, नो मनी अर्न्ड सो फार। हैज या हैव में से मित्रों अपने को फिल करना है। बता दीजिए जरा फटाफट, जल्दी बताइए दोस्तों क्या आने वाला है। बताइए। जल्दी बताइए मित्रों क्या होगा। चले आगे। तो नो मनी अनकाउंटेबल नाउन है मित्रों, इसके अनुसार यहां पर सिंगुलर वर्ब आने वाली है। तो बोलो क्या लगाएंगे, हैज और इज। ऐसा देखिए। तो देखिए दोस्तों काफी शानदार काम था, अच्छे तरीके से अपन लोगों ने समझा। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको थोड़ा आगे की ओर लेके चलता हूं। रूल नंबर 4 देखिएगा, 4 नंबर की यदि अपन बात करें तो यहां पर आप लोगों के सामने दोस्तों क्या आया है, विशेष फोकस आप लोगों को करना है। क्या है जरा देखिए। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मित्रों, इन्फिनिटिव की बात करें या मैं दोस्तों बात करूं जेरंड की, इन्फिनिटिव की और क्लोज की। जेरंड तो क्या है बताओ मित्रों, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इन्फिनिटिव क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्लोज तो आपने देखा ही है, कम से कम वाक्य में दो चीजों, सब्जेक्ट और वर्ब। ये लो जी, जेरंड, इन्फिनिटिव और क्लोज। ध्यान देना दोस्तों, जेरंड, इन्फिनिटिव और क्लॉज की बात कर रहे हैं। A singular verb is used when an infinitive or a gerund or a clause becomes the subject of a sentence. ठीक है। यदि किसी वाक्य के कर्ता के रूप में, यदि किसी वाक्य के कर्ता के रूप में, ध्यान देना मित्रों, एक जेरंड आ जाए, एक इन्फिनिटिव आ जाए, एक क्लोज आ जाए, किसके प्लेस पर मित्रों, याद रखना एज ए सब्जेक्ट। ध्यान देना दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, एज ए सब्जेक्ट यदि किसका यूज हो जाए, एक जेरंड, एक इन्फिनिटिव, एक क्लोज का, तो अपने बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। एनी प्रॉब्लम माय डियर? विशेष फोकस आप लोगों को करना है। पहला सेंटेंस आप लोगों के सामने लिख रहा हूं मित्रों, ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा। जैसे स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये रहा दोस्तों, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, पहला सेंटेंस। स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए मित्रों अच्छी नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, टू स्विम या फिर आपने बोल दिया टू डांस इज अ गुड एक्सरसाइज। ये रहा मित्रों, टू डांस इज अ गुड एक्सरसाइज। और यहीं पर ही आ गया, वॉट योर पेरेंट्स एडवाइस। जो आपके पिता, माता पिता जो आपको क्या करते हैं दोस्तों, एडवाइस देते हैं, इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेकंड क्लास में आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन सकता है। बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, यू मस्ट गो थ्रू दैट पर्टिकुलर
जो सेक्शन है उससे आपको गुजरने की जरूरत है, उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना, आराम से समझ में बैठ रहा होगा। देखो दोस्तों, स्मोकिंग यहां पर एक जेरंड का फंक्शन कर रहा है, सिंगुलर वर्ब आ गया। टू डांस एक इंफिनिटिव का काम कर रहा है, सिंगुलर वर्ब आ गया। व्हाट योर पेरेंट्स एडवाइज, ये दोस्तों पूरा का पूरा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जिसमें योर पेरेंट्स तो सब्जेक्ट है, एडवाइज वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब आते ही एक किसका निर्माण हो जाता है मित्रों, क्लोज का निर्माण हो जाता है। What your parents advise is more important for you, आपके माता पिता आपको क्या एडवाइस देते हैं वो आपके लिए क्या हो जाता है मित्रों, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण यही है आपके लिए। लेकिन दोस्तों जब भी अपन बात करें, बट एज ए सब्जेक्ट किसका यूज हो जाए, याद रखना, विशेष ध्यान देना, एज ए सब्जेक्ट टू जेरेंट्स का यूज हो जाए मित्रों, टू इंफिनिटिव्स का यूज हो जाए, और दोस्तों टू क्लॉजेस का यूज हो जाए। प्लूरल वर्ब आएगा मित्रों, एक एक आ रहा था तो सिंगुलर होगा, अब दो दो आते ही प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, अभी अपन बात कर रहे थे स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोस्तों क्या नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। आर यू गेटिंग मी? एनी प्रॉब्लम माय डियर? यहां तक तो कोई समस्या नहीं आई होगी आप लोगों को। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर नॉट गुड, तो दो जेरेंड सब्जेक्ट के रूप में आ गए। जैसे आपने बोल डाला टू रन एंड टू स्विम आर द बेस्ट ऑफ वर्कआउट्स। जो भी वर्कआउट्स होते हैं उनका बेस्ट पार्ट यही होता है कि आप स्विम करें और रनिंग लगाएं, दौड़ना और तैरना। यह रहा मित्रों, आर यू गेटिंग मी? आगे चलते हैं, तो विशेष ध्यान देना है। आगे चलिए, what he says and what he does, two different things. ये रहा मित्रों, what he says and what he does, dash two different things. When he will come, ये रहा दोस्तों, वह कब आएगा और कब जाएगा। When he will come and go, not ये रहा दोस्तों। आ जाओ जरा, वॉट ही सेज एक सेंटेंस, एंड वॉट ही डज और वह क्या करता है, एंड से जोड़ दिया, तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा इस सेंटेंस का एक क्या हो गया है मित्रों, सब्जेक्ट हो गया है। वह क्या कहता है और क्या करता है, आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये दो अलग अलग चीजें हैं मित्रों, याद रखना। वॉट ही सेज एंड वॉट ही डज आर टू डिफरेंट थिंग्स। When he will come and go, दोस्तों ये दो सेंटेंस हैं। जैसे यहां पर देखो ऐसे बोलेंगे,
व्हेन ही विल कम, वह कब आएगा, इज नॉट श्योर, श्योर नहीं है। एक और देख लो, इसको शॉर्ट में लिख दिया, व्हेन ही विल गो, और वह कब जाएगा, इज नॉट श्योर। ये दो सेंटेंस थे, विशेष ध्यान देना। तो हमने क्या किया, व्हेन ही विल कम, वह कब आएगा, एंड ही विल की जगह व्हेन ही विल ये कॉमन ले लिया हमने दोनों सेंटेंसेस के, सीधा ही गो कर दिया। गो तो ये क्या है, एक प्रकार से शॉर्टेंड फॉर्म हो गया इसका, इस वाक्य का लघु रूप हो गया, छोटा रूप हो गया है। ठीक है, तो यहां पर भी आर ही आना है, ऐसा देखिए दोस्तों। आर यू गेटिंग मी? तो यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एक जेरेंड, एक इंफिनिटिव, एक क्लोज का यूज हो मित्रों, तब तो सिंगुलर वर्ब का यूज होना है। A plural verb is used when two infinitives, two gerunds and two clauses are used at the place of a subject. Are you getting me? कितना अच्छे तरीके से हमने देख लिया। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको हमारा पार्ट नंबर 1, 2, 3 जो बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक था, उससे आप उसके देखना आप ना भूलें, क्योंकि वहां पर आपके लगभग चीजें क्लियर हो जाएंगी मित्रों। ठीक है, बस ऐसे जुड़े रहा करो तन्मयता के साथ, उसका आनंद मजा ही कुछ और है मित्रों। और ऑनलाइन में भी ऑफलाइन क्लासेस वाली अनुभूति आप लोग आराम से कर पाएंगे। मेरे हिसाब से तो इतना डिटेल में तो हमने कभी ऑफलाइन में भी नहीं टीच करवाया होगा, क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम होता है। एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर हमें सिलेबस को क्या करवाना होता है, फिनिश या कंप्लीट करवाना होता है। लेकिन यहां पर मित्रों आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे पास मैं कहूं कि अबंडेंट ऑफ टाइम है, जिसमें न केवल अपने आप को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, बल्कि हम सीखने योग्य भी कर सकते हैं, और साथ में प्रैक्टिस सेशन को लेते हुए अपने स्कोर को भी बूस्ट मित्रों कर सकते हैं। और बार बार कहता हूं कि आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। एक चीज है, जिस आदमी में अपनी गलती को स्वीकारने की क्षमता हो और मेहनत करने की जिसकी नीयत अच्छी हो, उसके साथ जीवन में हमेशा ही अच्छा होगा मित्रों। याद रखना, हमेशा जो भी कुछ बुराई होती है उसको तो सहन करने की कोशिश करो, उनको तो सहन करना सीखो मित्रों। ठीक है, और रही बात किसकी, कोई भी आप में यदि कोई बुरी चीज है, कोई भी बुरी चीज है, तो उसको स्वीकारो, और इसके अलावा बाकी की चीजों को आप कंटिन्यू करते रहें, निरंतर करेंगे तो एक ना एक दिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, यहीं से आगे बढ़ते हैं एक और नए रूल की तरफ। दोस्तों रूल कुछ इस प्रकार का है कि जब भी हम इंफिनिटिव की बात करें, और वो भी किसके बाद में दोस्तों, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ के साथ। ठीक है, अ लॉट ऑफ अथवा लॉट्स के बाद यदि इंफिनिटिव का प्रयोग हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान देना, जैसे अ लॉट आ जाए, या फिर लॉट्स आ जाए, प्लस आपको इंफिनिटिव लगाना पड़े मित्रों, तो आप सिंगुलर वर्ब ही लगाना। इससे पहले तो कुछ आना ही है। यह रहा दोस्त, विशेष ध्यान देना है, यदि अ लॉट अथवा लॉट्स के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर ही माना जाता है। भाई क्यों माना जाता है? क्योंकि इंफिनिटिव अपने आप में क्या होता है मित्रों, सिंगुलर होता है। इसीलिए इस प्रकार के मेथड्स में, इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे मित्रों यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये रहा दोस्तों, देयर डैश अ लॉट टू से अबाउट पैट्रियोटिज्म। आर यू गेटिंग मी? विशेष फोकस करना है। आगे चलिए, लॉट्स टू डू, further
डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, जल्दी देखिए फटाफट से। देयर डैश स्टिल लॉट्स टू डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वही आपको इज आर एम में से फिल करना है। लगभग स्टूडेंट सोचते हैं कि देयर स्टिल लॉट्स टू डू, क्या करें? देखो दोस्तों, ये जो टू से है एक्चुअली सेंटेंस का सब्जेक्ट यही था, ये टू से इज अ लॉट, तो यहां इज आना है। वैसे ही इसके बाद क्या है? टू डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज स्टिल अ लॉट, ऐसा ध्यान देना है। तो दोनों में ही सिंगुलर वर्ब फिल करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिस पे आप लोगों को फोकस करना है मित्रों। आर यू गेटिंग मी? एनी प्रॉब्लम माय डियर? विशेष ध्यान देना। अब आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, ठीक है? कुछ सेंटेंसेस हैं, गौर फरमाना आप कि इनके बाद में कौन सा वर्ब यूज में लेने वाले हैं, ठीक है? जैसे आपने सुना होगा एज रिगार्ड्स, एज फॉलोज, एज कंसर्न्स। विशेष ध्यान देना, यदि किसी सेंटेंस में आप इस प्रकार के वर्ड्स देखने को मिले, एज रिगार्ड्स, एज फॉलोज, एज कंसर्न्स, ठीक है? याद रखना। तो ये जो वर्ड्स हैं, इलिप्सिस के कारण रिगार्ड्स, कंसर्न्स, फॉलो का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के रूप में होगा। इनका ध्यान देना। कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपको इनको यूज करना हो मित्रों, तो आप इनको एज रिगार्ड्स, एज फॉलोज, एज कंसर्न्स ही यूज करना। कभी भी आप इनको एज रिगार्ड, एज फॉलो, एज कंसर्न जैसे टर्म यूज मत कर देना। याद रखना मित्रों, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? कुछ इलिप्सिस के कारण, जैसे आपने एक सेंटेंस बोला द एनुअल रिपोर्ट इज, तो अब क्या बोलेंगे दोस्तों? एज फॉलोज, फॉलो मत करना। द एनुअल रिपोर्ट इज एज फॉलोज, ऐसा करना है, ठीक है? उसी प्रकार से द न्यू मूवीज आर एज फॉलोज। चाहे यहां सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, आगे इनका ऐसे ही लगाना है, सिंगुलर फॉर्म ही लगाना है, ठीक है? जैसे देयर इज नो प्रॉब्लम as regards the financial arrangements। ये रहा मित्रों, as regards the financial arrangements, ऐसा आप लोगों को ध्यान देना है। Are you getting me? विशेष ध्यान। एज रिगार्ड्स, तो कभी भी इनको यूज करें तो आप एज रिगार्ड्स, एज फॉलोज, एज कंसर्न्स यूज करेंगे। कभी भी आप इनको एज रिगार्ड, एज फॉलो, एज कंसर्न जैसे टर्म यूज में मत ले लेना दोस्तों। विशेष फोकस आप लोगों को देखना है, ठीक है? अब देखिएगा, द फॉलोइंग the undersigned
the later, the former, etc. इनके साथ यदि हमें कभी भी दोस्तों क्या लगानी हो, वर्ब लगानी हो, तो कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो ध्यान देना, जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी यदि ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त हो तो, ध्यान देना दोस्तों, यदि ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त हो तो, ठीक है, ये किसी नाउन के लिए प्रयुक्त होते हैं, ये किसी नाउन के लिए प्रयुक्त होते हैं, मीन्स दे सब्स्टिट्यूट ए नाउन। मित्रों, ये किसी ना किसी नाउन को क्या करते हैं बताओ? सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, यहां से तब इनके बाद या पहले, दोस्तों याद रखना, तब इनके बाद या पहले, ठीक है, जिनके लिए ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं, तब इनके बाद या पहले प्रयुक्त नाउन के नंबर या पर्सन के अनुसार वर्ब प्रयुक्त होती है। याद रखना दोस्तों, इन शब्दों को द फॉलोइंग, द अंडरसाइन, द लेटर, द फॉर्मर जैसे शब्द हैं, द फॉलोइंग, द अंडरसाइन, द फॉर्मर, द लेटर व्हेन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। दोस्तों जब ये सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, दे सब्स्टिट्यूट ए नाउन, तब ये किसी नाउन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। द वर्ब इज गवर्न बाय द नंबर्स ऑफ देयर रेफरेंस। ठीक है, द वर्ब इज गवर्नड, तो द वर्ब किसके द्वारा गवर्न होगी? ठीक है, द वर्ब इज गवर्नड, वर्ब गवर्न होगी किसके द्वारा? बाय द नंबर ऑफ देयर रेफरेंट। वर्ब इज गवर्नड, वर्ब गवर्न होगी मित्रों बाय देयर रेफरेंट। बस मित्रों ये याद रखना, इनके बाद जो भी वर्ब यूज करने वाले हैं वो किससे गवर्न होगी? बाय देयर रेफरेंट। जो भी इनके रेफरेंस होते हैं, जिनको ये रिफर करते हैं, जिनके लिए ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं मित्रों, उनके लिए ये उनके अनुसार वर्ब यूज होनी है। ठीक है, आप ऐसा कुछ देख सकते हैं जैसे द फॉलोइंग रिपोर्ट, ये रहा मित्रों, द फॉलोइंग डैश एनुअल रिपोर्ट।
अनदर सेंटेंस इज हियर, ठीक है। The students रिक्वेस्ट या फिर मित्रों रिक्वेस्ट, ठीक है। द अंडरसाइंड द स्टूडेंट्स, समझिए अच्छे से, अभी आपको खुद को फील हो जाएगा, ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट हैं। द फॉलोइंग डैश एनुअल रिपोर्ट, तो दोस्तों द फॉलोइंग किसको रिफर कर रहा है, किसको रिफर कर रहा है बताओ, द एनुअल रिपोर्ट को, द एनुअल रिपोर्ट, तो यहां इज आ जाएगा, द एनुअल रिपोर्ट इज द फॉलोइंग, ऐसे भी हो सकता था लेकिन ऐसे द फॉलोइंग इज द एनुअल रिपोर्ट, द फॉलोइंग एनुअल रिपोर्ट्स आ गया मित्रों, तो ये इसको रिफर कर रहा है तो आर आ जाएगा, द फॉलोइंग डैश द एनुअल रिपोर्ट्स। कई बार हमारे सामने ऐसे कैंप्स की बात करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप आदि के कई बार कैंप्स आदि लगते हैं, तो वहां पर चर्चा अक्सर लोग अपन करते हैं कि अंडरसाइंड को अपना नेम है वो जाके सबमिट करवा दो, या जो भी फी है वो अंडरसाइंड को डिपॉजिट करवाएं, एक लेटर है उसके नीचे किसके सिग्नेचर हैं, तो इस सेंटेंस को देखिएगा, द अंडरसाइंड का मतलब नीचे जिनके सिग्नेचर हैं, नीचे सिग्नेचर किसके हो सकते हैं, जैसे मान लो द प्रिंसिपल, सिग्नेचर होके नीचे उनका डेजिग्नेशन आ गया द प्रिंसिपल, तो बताओ द अंडरसाइंड द स्टूडेंट्स, तो इस प्रिंसिपल के कारण यहां पर क्या आ गया बताओ, रिक्वेस्ट, ये रहा, द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स, जो अंडरसाइंड है वो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको ये काम करना है। अंडरसाइंड में यहां एक ही आदमी है, ठीक है, जिनके नीचे सिग्नेचर होते हैं, और यहां पर मित्रों ये आ जाए द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ। आप बताओ दोस्तों, इनके दोनों के सिग्नेचर हो रखे हैं, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, तो द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट। सर वहां एग्जाम में कैसे पता चलेगा, चलो यहां तो आपको या तो कोई ना कोई मेंशन होगा, अरे भाई नीचे देख के, मान लो कोई आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं और नीचे आपको लेटर राइटिंग में आपके पास कोई नोटिस या लेटर आया जिसमें नीचे सिग्नेचर प्रिंसिपल सर के भी थे और आपके स्टाफ मेंबर जो भी हैं उनके भी थे, तब आप क्या बोलेंगे, द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट नहीं आएगा। और इनमें तो सीधा ही पता चल रहा है द फॉलोइंग इज द एनुअल रिपोर्ट या द फॉलोइंग आर द एनुअल रिपोर्ट्स। तो काफी इजी है दोस्तों, मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई तकलीफ अपने सामने नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग मी, आई से गॉट इट, कोई प्रॉब्लम मित्रों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने जो पार्ट नंबर 12 था उसमें बहुत सारी चीजों से आप लोग रूबरू भी हुए। चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में और चर्चा कर लेता हूं, ठीक है। आज हमारा पार्ट नंबर 12 में सबसे पहले आते ही हमने अनरियल, हाइपोथेटिकल या फिर सपोजिशनल कंडीशन के बारे में हमने डिस्कस किया। मित्रों एक बात और बताई थी कि हाइपोथेटिकल का ही पर्यायवाची शब्द सिनोनिम पूछे तो एब्स्ट्रैक्ट होगा, और इसके अपोजिट की बात करें तो कॉन्क्रीट कोई चीज होती है उसके लिए आता है, ठीक है, रियल जो आता है। आगे चलिए दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब का यूज होता है इंस्टेड ऑफ वॉज की बजाय। दोस्तों कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, तो आपने देखा इफ, एज इफ, एज दो, वी विश, आई विश, ही विशेज, शी विशेज, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली, सपोज। दोस्तों इनके बाद में आप लोगों ने देखा सब्जेक्ट आना चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, दोनों में से आपको कभी भी चूज करना हो तो वर का यूज करें। ये काल्पनिक वाक्य हैं, चाहे सब्जेक्ट इनमें सिंगुलर हो मित्रों या प्लूरल हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाने की जरूरत है मित्रों, प्लूरल लगाने की जरूरत है। आर यू गेटिंग मी, एनी प्रॉब्लम माय डियर? थोड़ा सा आगे आपको लेके चलता हूं। बाद में आगे आपने क्या देखा है, ही ऑर्डर्स मी, ये तो वही सेंटेंसेस आ गए,
काल्पनिक, हाँ, वर्तमान की अधूरी इच्छा को पास्ट में लिखने के लिए भी बताया गया। दोस्तों आगे आपने देखा नो प्लस सिंगुलर या प्लूरल, नो के बाद यदि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, नो के बाद यदि प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल वर्ब, और यदि नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। मित्रों इसके बाद में बताया था यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, मित्रों ध्यान देना, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एक सब्जेक्ट, एक जेरंड, एक इंफिनिटिव, एक क्लोज का यूज हो तो आप क्या यूज करने वाले हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करने वाले हैं। लेकिन यदि एज ए सब्जेक्ट टू जेरंड्स, टू इंफिनिटिव, टू क्लोजेस हो तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। मित्रों आगे चलिए, आगे इसके बाद में हमने एक और देखा, a lot या lots of के बाद यदि अपन इंफिनिटिव का यूज करें तो उस इंफिनिटिव के अकॉर्डिंग वर्ब गवर्न होती है, इट मींस सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ये क्लियर अपन लोगों ने कर लिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपने देखा एज रिगार्ड्स, एज फॉलोज, एज कंसर्न, ये हमेशा एज फॉलोज ही होगा, एज रिगार्ड्स ही होगा, एज कंसर्न ही होगा। इनको कभी भी आप एज कंसर्न, एज फॉलो, एज रिगार्ड जैसे यूज ना करें, याद रखना है दोस्तों, विशेष फोकस करना है इस रूल पर। दोस्तों द फॉलोइंग, द अंडरसाइन, द लेटर, द फॉर्मर एटसेट्रा, ठीक है, when these words when they are used as a subject of a clause, किसी भी क्लोज के सब्जेक्ट के रूप में आता है तो आपको पता होगा दे सब्स्टिट्यूट ए नाउन, वे हमेशा नाउन को क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। इन दैट केस द वर्ब इज गवर्न्ड बाय देयर रेफरेंस, तो वर्ब हमेशा ही गवर्न होगी मित्रों उनके रेफरेंस के द्वारा, मतलब जिसको ये रिफर करते हैं, उस जिस वर्ड को ये रिफर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है मित्रों, ऐसा कुछ देखा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे जितने भी हमारे वर्ड्स हैं, स्पेशली मैं बात करूं दी प्लस एडजेक्टिव वाला मैं बताकर गया था आप लोगों को, ठीक है, दी प्लस एडजेक्टिव की बात कर लो तो आप क्यों, मैंने लगभग बताया था कि ये प्लूरल नाउन की तरह। एक तो ध्यान देना, जो राष्ट्रीयता बताने वाले जितने भी शब्द हैं मित्रों, ठीक है, राष्ट्रीयता बताएं तो राष्ट्रीयता की बात करें तो ये हमेशा ही अपने बाद प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, राष्ट्रीयता बोले तो मित्रों क्या होगा? नेशनलिटी शोइंग जितने भी वर्ड्स हैं उनके बाद आप प्लूरल ही लगाएं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा सेंटेंस एक देखते हैं, द इंडियंस आर, तो द इंडियंस के साथ इज नहीं आने वाला है, द इंडियंस आर वेरी लेजी, बहुत लेजी होते हैं, द इंडियंस आर वेरी लेजी, ये रहा मित्रों। ठीक है, उसी प्रकार से फ्रांस में रहने वाले को क्या बोलेंगे मित्रों? तो आप ध्यान देना, द फ्रेंच आर वेरी टॉल, फ्रेंच जो होते हैं वो बहुत ही टॉल होते हैं, द फ्रेंच आर वेरी टॉल, विशेष ध्यान देना। तो बोलो सर आर, तो फ्रांस में रहने वालों को हमने फ्रेंच बोल दिया। वैसे ही और ध्यान दीजिएगा, द इंग्लिश आर वेरी विकेड, इंग्लिश जो लोग होते हैं मित्रों वो बहुत ही चालाक किस्म के होते हैं। ये लो जी, इंग्लैंड में रहने वालों लोगों को हमने किस नाम से जाना? इंग्लिश के नाम से जाना, तो आपने बोल दिया द इंग्लिश। क्या बोला है मित्रों? द इंग्लिश। तो इंग्लैंड में रहने वाले को द इंग्लिश, फ्रांस में रहने वाले को द फ्रेंच, इंडिया में तो सीधा एस लग रहा है तो हम प्लूरल मान लेंगे द इंडियंस। स्विट्जरलैंड की बात करें तो आप बोलेंगे द स्विस आर, इज नहीं आएगा, आर वेल्दी। स्विस जो होते हैं मित्रों वो क्या होते हैं? वेल्दी होते हैं, बहुत ही धनवान होते हैं। तो ये राष्ट्रीयता बताने वाले हैं। ये किसका काम कर रहे हैं? देखा जाए तो एडजेक्टिव का ही तो फंक्शन कर रहे हैं। और आपको पता भी होगा जितने भी प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं उनसे पहले आर्टिकल तय लगता है। तो राष्ट्रीयता बताने वाले शब्दों के साथ हमेशा आप प्लूरल वर्ब यूज करें, अच्छा रहेगा। ठीक है, और दोस्तों कभी भी मैं कोई भी नेम ऑफ कंट्री, यदि नेम ऑफ कंट्री, ठीक है, स्पोर्ट्स टीम को रेफर करें, स्पोर्ट्स टीम को रेफर करें तो भी मित्रों आप लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। आज का ये लास्ट रूल रहेगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, विशेष फोकस करना है। नेम ऑफ कंट्री किसको रिफर करे? स्पोर्ट्स टीम को रिफर करे तो ये सामान्यतः प्लूरल वर्ब लेता है। कई बार आपने सुना होगा
क्रिकेट मैच आप वॉच करते होंगे, वहां पर आता है इंडिया हैव वन द टॉस, इंडिया हैव वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला या निर्णय लिया है। तो आपने यहां पर देखा इंडिया के साथ तो सरकार हैज आना चाहिए, यहां हैव कैसे आया है, तो आप ध्यान देना ये यहां पर ये वाला जो इंडिया है वो भारत ना होकर क्या है बताओ जरा, भारतीय टीम की बात हो रही है मित्रों, विशेष फोकस करना, इसीलिए ऐसा आता है। इंडिया हैव वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। यहीं से हम दूसरा सेंटेंस, दोस्तों एक और सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूं, जैसे आपके सामने आ गया राजस्थान आर प्लेइंग वेल, राजस्थान आर प्लेइंग वेल। तो मित्रों आपने देखा कि यार ये राजस्थान आर प्लेइंग वेल, राजस्थान आर कैसे हुआ, यहां तो इज आना चाहिए था। तो मित्रों आप आराम से बता सकते हैं यहां पर राजस्थान का मतलब मैं राजस्थान रॉयल्स की बात कर रहा हूं, राजस्थान रॉयल्स जो आईपीएल में आपने देखा होगा जो टीम है उसके लिए यूज हुआ है राजस्थान रॉयल्स। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है मित्रों? विशेष फोकस आपको इन्हीं चीजों पर करना है, एक एक चीज को एक बेहतरीन अंदाज में, एक यूनिक तरीके से। दोस्तों कैसी लग रही हैं क्लासेस? क्या पहली बार आपको इस टॉपिक में नया देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बेसिक से शुरू किया, अब आप कहते हैं कि सर ये तो काफी लंबा चला गया। दोस्तों छोटा पढ़ लो और कम पढ़ लो, ठीक है, डिटेल में पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। इट्स ऑन अप टू यू कि आप कितना पढ़ते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि पूरे वीडियोस को वॉच किया जाए, लेकिन ये जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मित्रों आपको बेहतरीन अंदाज में एक एक रूल को बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा। इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों निरंतर अध्ययन करते रहा करो, पहले वाली क्लासेस को भी रेगुलरली आप रिवाइज करते रहा करो, क्योंकि रिकैपिचुलेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन थ्रू विच वी कैन यू नो दैट रिकॉल ऑल द मटेरियल दैट हैज बीन स्टडीड अर्लियर। दोस्तों इसी के साथ मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स आप लोगों से विदा लेता हूं। नेक्स्ट क्लास में एक और नए कंटेंट के साथ, एक और नए यूनिट के साथ क्लास नंबर 13 को लेकर हाजिर रहूंगा, इसी एक्सपेक्टेशन में कि आप निरंतर एंजॉय भी कर रहे होंगे, स्टडी विद फन कर रहे होंगे और साथ में अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।